हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन सेशन। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो एज यू नो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम लोगों ने अब तक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया है। उनके पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत हीट वेव वाली कंडीशन है, हीट वेव चल रही है, राइट। तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आजकल एटमॉस्फेयर का, है ना। तो हम लोगों को काफ़ी प्यास लगती है ना। गर्मी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्यास लगती है, हमें पानी पीने का मन करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तुरंत हमें पानी पीने की रिक्वायरमेंट होती है। और पानी में भी हमें किस पानी की रिक्वायरमेंट होती है? ठंडे पानी की। और इस ठंडे पानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को किस में डाल देते हैं? फ्रीज़र में डाल देते हैं, राइट। फ्रीज में डाल देते हैं। फ्रीज में डालने से क्या होता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो अगर हम इस पानी को फ्रीज में नहीं डाल करके फ्रीज़र में डाल देते हैं, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है फ्रीज का, रेफ्रिजरेटर का, अगर हम उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना, फ्रीजर में डाल देने से। दैट मीन्स क्या कि अभी ये जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया तो इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, है ना। माइनस में टेम्परेचर होता है फ्रीजर का। तो यानी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कोई भी वाटर जो होता है लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है ना। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज किए, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो कोई भी लिक्विड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर अगर हम इस पानी को, बर्फ़ तो पिया नहीं जाएगा, तो बर्फ़ को फिर से पानी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम बाहर निकाल करके रख देते हैं, फिर से उसी एटमॉस्फेयर में रख देते हैं जहाँ पे ये पानी में था, है ना। तो फिर से ये क्या हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोगों के लिए यूज़फुल हो जाता है, राइट। तो फिर से हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर जब हम इस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दैट मीन्स कि किसी भी मैटर के स्टेट्स में चेंजिंग लाने के लिए टेम्परेचर अफेक्ट करता है। टेम्परेचर एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर के स्टेट्स में के इंटर कन्वर्जन में, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अच्छा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था गैस के, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जब हम इसे, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना। तो गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था एलपीजी गैस, याद है आपको। तो एलपीजी गैस वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो प्रेशर अप्लाई करके, है ना। तो दैट मीन्स कि प्रेशर का भी इफेक्ट हो रहा है किसी भी मैटर के स्टेट्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो किसी भी मैटर के स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ओके। तो किसी भी मैटर का स्टेट कन्वर्जन जो होता है उसी को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी मैटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है ना। अच्छा, अनदर एग्जांपल देखिए, अगर हम इसी पानी को, है ना, अगर आपका गला ख़राब हो गया, हमारा गला ख़राब हो जाता तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी का गरारा करते हैं ना। तो अगर हम इस वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अभी तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था रूम में, है ना। फिर हमने क्या किया, इसे हीट सप्लाई करना शुरू किया। हीट जब सप्लाई होगा तो क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी ना, क्योंकि पार्टिकल्स तो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे पार्टिकल्स में मूवमेंट इंक्रीज होता जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो जब हम इस पानी को गर्म करते हैं तो हम उस पर एक लीड डाल देते हैं। लीड डाल करके पानी को हमने गर्म किया, तो जब पानी पूरी तरह से बॉयल हो जाता है तब हम उस लीड को जब हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ वेपर हो जाता है, वेपर क्रिएट हो जाता है। वो वेपर कैसे बन जाता है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि वाटर जो है वो वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है,
है ना। अच्छा, अगर ये पानी जब हमने गर्म किया देगची में रख करके और उस पर एक लीड डाला हुआ था, जब ये पानी ठंडा हो जाता है तब हम देखते हैं कि इस पर कुछ ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर जो है वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो गया कुछ ना कुछ। तो दैट मीन्स कि ये सारे कन्वर्जन पॉसिबल हैं। कोई भी लिक्विड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है और फिर इस सॉलिड को जब हम वापस से उसी टेम्परेचर में लाएंगे तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर से अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने और डिक्रीज करने से किसी भी मैटर के स्टेट्स में इफेक्ट पड़ता है। ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि किसी भी मैटर के स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है और इसे हम साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं। हर एक प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, हर एक प्रोसेस का एक टर्म होता है, उसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि दो चीजें हैं जो कि किसी भी मैटर के स्टेट कन्वर्जन में रिस्पॉन्सिबल होती है। एक हमने देखा क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टेम्परेचर की एसआई यूनिट, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में, है ना। जनरली डिग्री सेल्सियस में किसी भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। बट इसका एक एसआई यूनिट होता है केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इसे के से डिनोट किया जाता है ना। इस केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। ओके, और अगर वैसे तो खास जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो एक 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ओके, इसी वैल्यू को पुट करके हम किसी भी डिग्री सेल्सियस में दिए गए टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि 75 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ होता है उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं 273 में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हम कितना लेंगे, 273 केल्विन। और केल्विन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 538 7 7 14 एंड 348 केल्विन हो जाएगा ये। ओके, अच्छा, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आप देख लो, यहीं पे आप देख लीजिए, अगर हम इसमें से -273 कर देते हैं तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी ना। तो दैट मीन्स क्या कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। ओके, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ऐड कर देना है 273 ऐड कर देना है। एंड टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 273 सब्ट्रैक्ट 273। ओके, अच्छा, हम लोग अपना टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में, राइट। तो अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसे हम 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड उसमें 32 ऐड कर देते हैं, तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है ना, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का कितना होता है, 37 डिग्री होता है, तो हम 37 डिग्री को अगर कन्वर्ट करें तो फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37
इंटू 9/5 प्लस 32, ये लमसम अगर हम इसे घटाएं तो 7 होगा, 7.4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हासिल 3 एंड 9 7 जा 63, 3 66.6 प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं कितना 32, तो ये कितना हो जाएगा 62836 98.6। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में 98, है ना। तभी तो हम कहते हैं कि 98 अगर फीवर है तो वो नॉर्मल है, वो फीवर नहीं कहलाता है, वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, तो इस तरह से हम फ़ारेनहाइट में किसी भी टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ होता है उसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बस इस पे फोकस करना है कि अगर केल्विन में दिया हुआ है ना, केल्विन में अगर दिया हुआ है तो हम उसमें 273 माइनस करेंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हुआ है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 273 ऐड कर देंगे, और अगर केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है 273 सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद प्रेशर की भी कुछ बात कर लेते हैं। प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर अलग होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे अभी तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। तो प्रेशर होता है कि किसी भी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर का जो सरफेस होता है उसके सरफेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स अप्लाई करने को कहा जाता है प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया, इस पार्टिकुलर एरिया में हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस रेशियो को कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया आपका प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हम सभी को पता है कि बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, राइट। तो ये एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, अर्थ का जो सरफेस होता है उस पे ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसी प्रेशर को, जो एयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अर्थ पे, उसी प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसके थ्रू जो, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? इस प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इसे मेजर किया जाता है। 1 एटीएम यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि पास्कल को हम एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट होता है एटीएम। ओके, अब चलिए हम लोग आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आज अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट होता है और किसी भी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट होता है, उसी बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.12। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कंटेक्ट विद द आइस। 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है और उसे हीट करना है और उसमें एक थर्मोमीटर डाल देना है ताकि हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकें कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे हम मेज़र कर सकें। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। लो फ्लेम पे इसे हीट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। उस टेम्परेचर को मेज़र करना है जिस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। उसके बाद उस टेम्परेचर को मेज़र करना है जिसमें सारी की सारी आइस क्या हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों ही टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो देखिए, सपोज करते हैं कि हमने जब इस आइस को, जब हमने इस बीकर में डाला उस टाइम में इस आइस का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि -20 डिग्री था। ठीक है, अब इसे
हीट देना, हीट सप्लाई करना स्टार्ट करना है, बर्नर ऑन कर देना है, ठीक है। अब इस पर गर्म करते रहना है और उस टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद हमें कौन सा टेम्परेचर नोट करना है, जब ये आइस पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस टेम्परेचर को मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ओके, तो यहाँ तक एक एक्टिविटी दी हुई है और उसके बाद फिर इसके आगे का प्रोसेस दिया हुआ है, वाटर से वाटर वेपर में जो कन्वर्ट होता है उस कन्वर्जन को यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम इतना तक के स्टडी को पहले देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि जब हम आइस को, जब हम गर्म, ये आइस है, आइस के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, राइट, इसे हमने हीट देना शुरू किया, ठीक है। जब हमने इसे फ्रीज में से निकाला तो उस टाइम में टेम्परेचर था -20 डिग्री। ओके, अब हम इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, निगेटिव में नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसकी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना जी। तो -20 से -15 तक आया टेम्परेचर, फिर हम और हीट दिए, कुछ देर के बाद ये -10 तक आता है, कुछ देर के बाद फिर ये -5 डिग्री तक आता है। इस तरह से करते करते ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये सारी की सारी वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में दी हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जब जब टेम्परेचर -20 डिग्री से 0 डिग्री पे पहुंचता है तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ओके, जैसे ही 0 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा, हम थर्मोमीटर में ये देखते हैं कि अब यहाँ से टेम्परेचर जो है इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, ये -20 से 0 डिग्री पे पहुंच करके ये स्टॉप हो जाता है। ओके, और अभी भी ये आइस ही है, ये अभी तक मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है 0 डिग्री पर, यानी कि अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये आइस पूरी तरह से मेल्ट होकर के क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसके पार्टिकल से पता लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे कि ये पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। और लिक्विड स्टेट क्या होता है, आइस का वाटर, यानी कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री ही है। यहाँ पे जब हमने हीट सप्लाई किया तो ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री पे आकर के टेम्परेचर रुक गया और ये आइस मेल्ट होना शुरू हुई। और जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होती जा रही है, जब तक ये पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। थर्मोमीटर में हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर अभी भी उतना ही पे रुका हुआ है, टेम्परेचर वहीं पे रुक जाता है जब तक कि ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। ओके, और जब ये आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है तब हम थर्मोमीटर में ये ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर अब जाकर के ये इंक्रीज होना शुरू होता है। तो इस पूरे एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया तो उस वक्त पहले कंडीशन में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, राइट। जब हमने यहाँ पे हीट सप्लाई किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है उसकी पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मूवमेंट तेज होगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मूवमेंट फास्ट होगा, और मूवमेंट फास्ट होने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो -20 से लेकर के 0 डिग्री तक ये जो हीट सप्लाई हो रहा है वो कहाँ काम में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। और जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तब इसके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि अब ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लायक इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इतने ये सफिशिएंट हो जाते हैं, इतने ये काबिल हो जाते हैं कि अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं आसानी से। और ये क्या होता है, यहाँ पे आकर के इनके बीच में धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाता है। जब ये 0 डिग्री पे पहुँचता है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इनके बीच पार्टिकल्स अभी जो पास पास थे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा दूरी आना शुरू हो जाती है, स्पेसेस आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे स्पेस आना शुरू होगा इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ये अभी सॉलिड में था, पार्टिकल्स के बीच में गैप आ गया तो ये लिक्विड स्टेट में हो गया कन्वर्ट, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ से -20 से 0 डिग्री तक टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे
इस हीट का क्या काम था? अभी जो हीट सप्लाई हो रहा है वो किस में काम आ रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में। और उसके बाद जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इंक्रीज, तब इस हीट एनर्जी का क्या काम हो जाता है? वो अपना काम बदल देता है। वो अब किस पे फोकस करने लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। ओके। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस आ जाते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम 0 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुंच करके रुक जाता है तो अभी भी हम हीट सप्लाई कर ही रहे हैं। तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है। यहाँ पे उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो हीट सप्लाई हुई उसका क्या काम था? टेम्परेचर को इंक्रीज करना और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। उसके बाद जब 0 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसके बाद जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो हीट एनर्जी टेम्परेचर थर्मोमीटर में वो एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, इसलिए इसे लैटिन वर्ड में लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट, क्योंकि हम इसे थर्मोमीटर में डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाता है तो इस हीट एनर्जी का क्या काम हो जाता है? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। और यहाँ पे क्या काम था? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच जाता है तब आइस मेल्ट होना शुरू होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है ना, जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड जो हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज होती है, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है तो मेल्टिंग का एक अनदर नाम होता है फ्यूज़न। मेल्टिंग को ही हम फ्यूज़न भी कहते हैं। तो इसलिए इस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने वाली बात है? ये 3 पॉइंट्स ध्यान देने हैं आपको। मेल्टिंग किसे कहते हैं? अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। हर मैटर का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ये कहना ज़रूरी है। ओके, तीसरी चीज़ हमने देखी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? वैसा हीट जो स्टेट कन्वर्जन में जो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है ना, यहाँ पे असल स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ तक तो हीट एनर्जी जो सप्लाई हो रही थी वो किस में यूज़ हुई? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो किस में यूज हुई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि फेज ट्रांजिशन में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, स्टेट कन्वर्जन में। ओके, तो लेटेंट हीट किसके लिए ज़रूरी है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फेज कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट यूज हो रही है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का ही एक अनदर नाम होता है फ्यूज़न। और जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो हाउ टू डिफाइन मेल्टिंग? द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक किसी भी मैटर पे हमेशा अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर अप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे आकर के वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब देखिए, आप आयरन की बात कर लो अगर, तो आयरन को मेल्ट करके हम लोग बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई की जाती है, हीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हमने अभी देखा आइस को जैसे ही हम फ्रीज से बाहर निकालते हैं वो तुरंत पिघल जाता है, वो तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो किसी भी मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात को इंडिकेट करता है। किसी भी मैटर का, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू केल्विन में दिया हुआ है, 273.15। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मैंने पहले ही बता दिया कि मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन भी कहते हैं। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो जब सॉलिड मेल्ट होता है उस टाइम में टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये 0 डिग्री पर ही बना रहता है टेम्परेचर। तो उस टाइम में ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही होती है? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में, फेज ट्रांजिशन में, जिसे हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। ओके, एंड इसके बाद हमने देखा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो किसी मैटर द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विदाउट शोविंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है लेकिन वो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही होती है और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करती है। तो इस हीट एनर्जी को, बिकॉज ये टेम्परेचर शो नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, इसलिए इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोई भी सॉलिड अगर 1 kg सॉलिड है ना, तो उसको मेल्ट होने में जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी कि 1 kg आइस है, इसको मेल्ट होने में हम मान लेते हैं, है ना, अगर हम मान लेते हैं कि 4000 जूल हीट एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें आइस भी मिल रहा था, है ना, और 0 ही डिग्री सेल्सियस पर हमें वाटर भी मिला। उसके बाद ना टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। तो अब आप बताओ कि आइस की कूलिंग इफेक्ट अच्छी होगी या वाटर की कूलिंग इफेक्ट अच्छी होगी? तो ये तो हम लोगों ने डेली लाइफ में अपने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आप बता दोगे कि आइस। लेकिन साइंटिफिक वे में अगर आप इसे समझो कि आइस अच्छा कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट हीट एनर्जी नहीं होती है। लेकिन ये जो वाटर है, हमें जो 0 डिग्री पे वाटर मिला है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो सप्लाई हुआ इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, वो सारी की सारी कहाँ जाती है? इसी वाटर में चली गई ना। तो इसके पास तो ज़्यादा हीट है, इसलिए ये कम कूलिंग इफेक्ट देता है, ये ज़्यादा गर्म हुआ एज़ कम्पेयर टू आइस। तो यही वजह है कि आइस हमें अच्छी कूलिंग इफेक्ट देता है एज कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन एक ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है और दूसरा कम। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, व्हाई इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? आप रीड आउट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके आगे की प्रोसेस को समझते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है और वो तब तक 0 डिग्री पर ही बनी रहती है जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, वाटर नहीं बन जाती है। अब हम अभी भी हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये जो हीट है वो सप्लाई हो रही है। तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी तब तक इंक्रीज होती रहती है जब तक कि टेम्परेचर बढ़ते 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 ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फिर से टेम्परेचर रुक गया। और जब तक ये वाटर है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या है, अभी भी वाटर ही है, लेकिन
यहीं पे ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इस 100 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुँच जाता है तब इस वाटर की बॉयलिंग स्टार्ट होती है। यानी कि इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि अब ये बॉयल होने लगता है, होना शुरू हो जाता है। ओके, और जब तक ये वाटर पूरी तरह से बॉयल हो करके वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता है तब तक ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। तो यहाँ पे आप देखो कि वाटर भी 100 डिग्री पे मिल रहा है हमें, और ये क्या है, स्टीम है ना, वेपर। वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से, बहुत सारा पानी जल गया चूल्हे पे जब हमने रखा था, तो तब भी उसका टेम्परेचर हमने जब मेज़र किया तो वो 100 डिग्री ही है। तो यानी कि वाटर भी 100 डिग्री पे मिला और स्टीम भी 100 डिग्री पर ही मिला। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होता है थर्मोमीटर में। तो यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर लगा वो क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा था। और जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो गई तब इसका काम शिफ्ट हो जाता है इस हीट का। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना शुरू करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते तोड़ते क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसका स्टेट कन्वर्जन हो जाता है, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो जाता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में ये जो हीट एनर्जी सप्लाई हुई इतने दूर में, वो हीट एनर्जी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट, क्योंकि ये भी तो थर्मोमीटर ने डिटेक्ट नहीं किया, ये भी हिडन एनर्जी है, इसलिए इसे भी हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इसे भी हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इतनी दूर में जो हीट एनर्जी सप्लाई हुई है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, एंड हमने इसके साथ साथ देखा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो इस टेम्परेचर को हम उसका कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टर्म यहाँ से देखे, वेपराइजेशन का भी फंक्शन हमने समझ लिया, किस तरह से वेपराइजेशन होता है, किसी भी लिक्विड का सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। और द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मतलब क्या, लिक्विड, किसी भी लिक्विड की, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम भी हमें मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि वाटर भी हमें 100 डिग्री पे मिल रहा है, स्टीम भी हमें 100 डिग्री पे मिल रहा है, तो क्या वजह है कि स्टीम से, भाप से हमें ज़्यादा बर्न होता है, भाप से अगर हाथ जल जाए तो इससे ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज होता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है ना। कैसे एनर्जी ज़्यादा होती है, तो देखो वाटर को जब हमने हीट एनर्जी सप्लाई की है ना, तो इसके पास ये वाटर है, वाटर को हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो ये अभी भी वाटर है, यानी कि इसके पास इतनी एनर्जी जो सप्लाई हुई, मान लेते हैं कि 10 जूल सप्लाई हुई, तो इसके पास अभी 10 जूल है। उसके बाद फिर इसको और भी एनर्जी चाहिए गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो 10 जूल और एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस वाटर के पास अभी 10 जूल एनर्जी थी, है ना, लेकिन जब ये गैस में कन्वर्ट हुआ तो इसके पास 10 + 10 20 जूल एनर्जी हो गई। तो गैस के पास 20 जूल एनर्जी हो गई और वाटर के पास 10 जूल ही है, तो मोर इफेक्टिव ये होगा ना, क्योंकि इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए यही वजह होती है कि गैस से, यानी कि वेपर से हमें ज़्यादा बर्न कॉज होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 प्रोसेस समझ लिया, एक मेल्टिंग और फ्यूज़न। ये क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। दूसरी प्रोसेस हमने देख ली, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ये क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन। और दोनों ही प्रोसेस में हमने देखा कि
टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये कन्वर्जन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ते हैं, और जब स्पेस बढ़ेगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। बॉइलिंग के केस में भी वही होता है, लिक्विड है, इनके पार्टिकल्स, अच्छा यहाँ पे गैस है, लिक्विड टू गैस, ठीक है, तो इस केस में भी वही होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मेल्टिंग की प्रोसेस के लिए हर एक सॉलिड का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस मेल्टिंग पॉइंट पे जा करके वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है ना। उसी तरह से किसी भी लिक्विड को बॉयल होने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ कोई भी फेज कन्वर्जन हो रहा होता है, स्टेट कन्वर्जन हो रहा होता है, तो स्टेट कन्वर्जन के ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी सप्लाई होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, और पार्टिकल्स इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसीलिए ये एक सीवियर बर्न कॉज करता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यू कैन रीड आउट। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन आपकी इन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब कभी भी कोई भी स्टेट चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हो रहता है, क्योंकि उस टाइम में जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही होती है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। आइस के केस में 0 डिग्री सेल्सियस से कम का जो टेम्परेचर था वो यूज हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने में, और उसके बाद 0 डिग्री से 0 डिग्री तक का जो हीट एनर्जी सप्लाई हुई वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हुई, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कंसेप्ट को, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई भी सॉलिड वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ओके, क्या होगा अगर हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो मतलब क्या कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जब किसी भी मैटर का जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर किसी गैस को हम ठंडा कर दें तो फिर वो वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब कोई भी लिक्विड, जब हम इसका एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम जैसे कि ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर पे हैं, जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एकदम पास पास आ जाएंगे ये। तो जब ये पार्टिकल्स इतने पास पास आ जाएंगे तो अब आप बताओ कि ये कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यानी कि जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लिक्विड वो किस स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में। बस इसी कन्वर्जन को हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं हम इसे, फ्रीजिंग। एंड जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है या फ्रीज होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, लिक्विड का। मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का। ये याद रखिएगा, कोई भी सॉलिड ही हमेशा मेल्ट होगा, लिक्विड मेल्ट नहीं होगा। ओके, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है एंड सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद गैसेस को जब हम ठंडा करते हैं, जब गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस केस में भी यही बात होगी। मान लेते हैं कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनके बीच में जो मूवमेंट है, जो फास्टर मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लो होती जाएगी, और वो सब क्या हो जाएंगे, एकजुट होना शुरू हो जाएंगे, पास पास आना शुरू हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आइए इसके नोट्स देख लेते हैं। फ्रीजिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। बिकॉज लिक्विड सॉलिडिफाइड हो रहे हैं, इसीलिए इसका अनदर नेम है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कम क्लोजर टू ईच अदर। जो मैंने बताया वही यहाँ पे मेंशन है, आप रीड आउट कर सकते हो, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू होता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। जस्ट अपोजिट, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। इसलिए ये रिवर्स प्रोसेस है। उसी तरह से कंडेंसेशन और प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस द स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और किस तरह से कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। कंडेंसिंग पॉइंट और टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन को हम किस तरह से करेंगे डिफाइन? तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस कंडेंस होना स्टार्ट होता है एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 4 प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग। ओके, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, आपने अभी देखा कि हमें 0 डिग्री पे आइस भी मिल रहा था और वाटर भी हमें 0 डिग्री पे मिल रहा था। यानी कि कोई भी सॉलिड, किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही मैटर है ना, आइस और वाटर, ये दोनों 2 स्टेट्स हैं एक ही मैटर के, वाटर के। तो हम कह सकते हैं कि कोई किसी भी मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है, राइट। अच्छा, उसी तरह से हमने देखा कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिल रहा था और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्टीम भी मिल रहा था। स्टीम क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, और गैस कंडेंस जिस टेम्परेचर पे ये कंडेंस होना शुरू होता है वो भी 100 डिग्री ही सेल्सियस होता है। तो दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मैटर इज इक्वल टू कंडेंसिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर, क्योंकि मैटर तो एक ही है, वाटर या स्टीम। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, अब आइए 2 अदर प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था एंड देन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, और फिर इसका रिवर्स प्रोसेस हमने देखा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। अब जो हम प्रोसेस देखने वाले हैं तो इसे आइए एक एक्टिविटी से पहले करके देखते हैं। इसमें क्या करना है? टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इन चाइना डिश। ये एक चाइना डिश दिया हुआ है। इस चाइना डिश में आपको क्या करना है? कैम्फर ले लेना है। ठीक है, अब उस कैम्फर के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देना है। ठीक है, इन्वर्टेड फनल रख करके और यहाँ पे बंद कर देना है इसे कॉटन से। उसके बाद हीट सप्लाई करना है। कुछ देर के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये अभी सॉलिड स्टेट में है ना। कैम्फर आपने देखा होगा ना, कपूर जिसे कहते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होता है। कुछ देर के बाद जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो हम देखते हैं इस फनल को जब हम उठा करके देखते हैं तो हमें सिर्फ वेपर मिलता है, कोई भी अंश नहीं मिलता है इस सॉलिड का, इस कैम्फर का, हमें सिर्फ और सिर्फ वेपर मिलता है। मतलब क्या कि ये जो चाइना डिश, ये जो कैम्फर है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है वेपर में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैम्फर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द चाइना डिश। कैम्फर सॉलिड वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किस में? वेपर में।
तो दैट मीन्स कि एक ऐसे भी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड वो कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सो अ प्रोसेस in which a solid directly converts into gas without changing into liquid is called sublimation. Another example देखिए, एक एग्जाम्पल हो गया कैम्फर, जो कि आपने देखा था, ये कैम्फर कुछ इस तरह का होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होगी, जो कि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए यूज़ होता है, वार्डरोब में रखा जाता है ना, कपड़े रखने वाले सूटकेस वगैरह में रख दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें। ठीक है, बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है ये नेफ्थलीन बॉल्स, जिसकी महक से, इसकी स्मेल से जो है कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, भागे रहते हैं। ओके, तो ये नेफ्थलीन बॉल जब आप वार्डरोब में रख देते हो और कुछ महीनों के बाद जब आप खोल करके देखते हो तो उसकी स्मेल तो आपको मिलती है, लेकिन ये गोलियां नज़र नहीं आती हैं। तो आखिर ये कहाँ गायब हो जाती हैं? तो एक्चुअली में इसके पास भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अभी तो सॉलिड स्टेट में है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो अगेन ये एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में इसका कन्वर्जन नहीं होता है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न है कि कोई नेफ्थलीन बॉल्स वो कुछ समय के बाद बिना कोई सॉलिड छोड़े हुए लेफ्ट हो जाती है, बिना कोई सॉलिड छोड़े हुए डिसअपियर हो जाती है। तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि नेफ्थलीन बॉल्स की प्रॉपर्टी होती है सब्लाइम करने की, सब्लिमेशन के थ्रू वो गुजरती है, जिसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और यही वजह है कि वो समय के साथ हमें गायब होती हुई दिखती है, वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस होती है डिपोजिशन। जब कोई भी गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके, आपने अभी हमने देखा ये है ड्यू। ठीक है, जब हम सुबह के टाइम में जब हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हो कि पत्तों पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलती हैं। वो क्या होती हैं? ओस की बूंदें होती हैं। वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस हो करके इस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पत्तों पे हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ये वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हो गया गैस से लिक्विड में, इसको क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो यही ड्यू कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉस्ट में, इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाटर वेपर जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, उनको लिक्विड में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। सो अनदर एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन, सो द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन इज फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट से, जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉस्ट। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम देखते हैं इसका। अब जैसे कि देखिए क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वाटर वेपर, ये क्लाउड क्या होते हैं? वाटर वेपर होते हैं ना। जब कभी भी किसी ठंडे इलाकों में जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री सेल्सियस में चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये जो वाटर वेपर जो बारिश होती है, तो वो क्या होता है कि ये जो क्लाउड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, जिसे हम कहते हैं स्नोफॉल। इसे हम क्या कहते हैं? स्नोफॉल। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि ये वाटर वेपर क्या है? अभी गैस है और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। सो अनदर एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन इज स्नोफॉल। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हैं डिपोजिशन के, एक हमने बताया फ्रॉस्ट और दूसरा स्नोफॉल। ठीक है,
ये दो एग्जाम्पल हो गए डिपोजिशन के। तो आज हमने क्या क्या देख लिया। पहला प्रोसेस हमने देखा क्या, मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। दूसरी हमने देखी प्रोसेस बॉइलिंग की, इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने देखा, इसी को हम वेपराइजेशन कहते हैं और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। थर्ड प्रोसेस हमने देखी फ्रीजिंग, इसमें कोई भी लिक्विड, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस, कोई भी लिक्विड उसे हम फ्रीज में डाल दिए, फ्रीजिंग हो गया, फ्रीज और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ हमने देखा वेपराइजेशन का अपोजिट, वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस, दैट इज कंडेंसेशन, जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा ट्यूब, है ना। तो उसमें क्या होता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, है ना। रेनफॉल भी एक एग्जांपल है इसका। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और वो वाटर वेपर रेन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में रेनफॉलिंग होती है ना। तो वो भी एक एग्जांपल है कंडेंसेशन का। एंड लास्ट में हमने दो प्रोसेस देखी, सब्लिमेशन, जिसमें कोई भी सॉलिड जैसे कि कैम्फर और नेफ्थलीन वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। एंड लास्ट प्रोसेस इज डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में क्या होता है, कोई भी गैस वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, जैसे कि स्नोफॉल या फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। ओके, तो ये 6 प्रोसेस आज हमने कंप्लीट कर ली। अब ये सारी के सारी प्रोसेस किसके थ्रू हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग होती है। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये 2 प्रोसेस होती है, और ये दोनों क्या होती हैं, ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं इसमें भी टेम्परेचर की वजह से ही होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जब, तो सब्लिमेशन होता है, और डिपोजिशन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को हमने आज डन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को घटाने बढ़ाने से किसी भी मैटर के स्टेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। मेरी भी मदद होगी, आपकी भी हेल्प होगी। और लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, ज़रूर बताइएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।